हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सहसंबंध पढ़ेंगे। सहसंबंध यानी कोरिलेशन। स्टैटिक्स में कोरिलेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है। कोरिलेशन के आधार पर भी दो चरों में संबंध की मात्रा ज्ञात की जाती है। दो चरों में क्या संबंध है ये ज्ञात किया जाता है। जैसे कि विज्ञान के सभी विकास का आधार कार्य कारण संबंध होता है। कार्य कारण के संबंध के आधार पर ही विज्ञान में सारी खोज होती है। जो भी नियम बनाए जाते हैं आगे वो इसी सिद्धांत के आधार पर बनाए जाते हैं। वैसे ही सांख्यिकी में या स्टैटिक्स में दो कारकों के संबंध के आधार पर जो एक संबंध बताया जाता है, दो कारकों के संबंध पर या दो वेरिएबल के परिवर्तन के आधार पर जो भी संबंध बताया जाता है वो सहसंबंध कहलाता है। सहसंबंध को और समझाने के लिए मैं आपको कुछ परिभाषाएं बताऊंगी। इससे पहले आप एक जनरल वे में आपको बताना चाहती हूँ कि जब किसी भी एक वेरिएबल का, किसी चर का के परिवर्तन का प्रभाव दूसरे चर पर पड़ता है, जब एक चर में परिवर्तन होता है तो उससे दूसरा चर भी प्रभावित होता है, तो ये होता है सहसंबंध। ये सहसंबंध एक चर और दूसरे चर में परिवर्तन की मात्रा भी बताता है कभी कभी कि एक चर में परिवर्तन होने पर दूसरे चर की मात्रा में कितना परिवर्तन होता है। ठीक है, और ये भी दिखाता है कि जब एक चर में परिवर्तन हो रहा है, एक वेरिएबल में कुछ परिवर्तन हो रहा है, उसके आधार पर दूसरे वेरिएबल में सकारात्मक परिवर्तन होता है या नकारात्मक परिवर्तन होता है। तो सहसंबंध इस प्रकार से बहुत तरह का होता है। एक चर पर दूसरे चर का प्रभाव बहुत तरह से हम जांचते हैं, देखते हैं। तो उन्हीं सब को बताने के लिए और ढंग से समझाने के लिए मैं कुछ सांख्यिकीय विद्वानों की परिभाषाएं आपको बता रही हूँ। पहला है लैथ्रोप के अनुसार। लैथ्रोप ने बताया है कि सहसंबंध से दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त सहसंबंध का पता चलता है, या संयुक्त संबंध हम कह सकते हैं। संयुक्त संबंध का पता चलता है। ठीक है, सहसंबंध से दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता चलता है कि उन दोनों के बीच में किस तरह का संबंध है। कोरिलेशन इंडिकेट जॉइंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये लैथ्रोप ने कहा है कि जब दो संबंधों के बीच में किस तरह का, दो वेरिएबल के बीच में किस तरह का संबंध है, ये हमें कोरिलेशन बताता है। तो ये लैथ्रोप ने कहा था। फर्ग्यूसन ने क्या कहा ये बताती हूँ आपको। सहसंबंध का उद्देश्य दो चरों में पाए जाने वाली संबंध की मात्रा का पता लगाना होता है। एक वेरिएबल में परिवर्तन होता है तो दूसरे वेरिएबल में कितनी मात्रा में परिवर्तन होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, वो इसकी मात्रा पर, उस मात्रा पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये फर्ग्यूसन के अनुसार है। कोरिलेशन इज कंसर्न्ड विद डिस्क्राइबिंग द डिग्री ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। डिग्री ऑफ रिलेशन यानी कितनी मात्रा में उनमें संबंध है। एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल की संबंध की मात्रा को बता रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सहसंबंध में हम उनके रिलेशन का पता भी लगाते हैं कि किस तरह का रिलेशन है उनका, और उनके रिलेशन की मात्रा का भी पता हम इसके द्वारा लगा सकते हैं। तो ये है हमारा सहसंबंध। अब मैं आपको इसके प्रकारों के बारे में बताती हूँ कि सहसंबंध कितने प्रकार का होता है। कोरिलेशन के प्रकार क्या है, टाइप क्या है, वो बताती हूँ। कोरिलेशन क्या है ये आपको आ गया होगा समझ में कि कोरिलेशन एक चर में परिवर्तन के साथ साथ दूसरे चर में, यानी आपने एक वेरिएबल आप जानते हैं क्या होता है, जिसका मान परिवर्तित होता है, रहता है, वो हमारा वेरिएबल होता है। एक वेरिएबल में परिवर्तन होने के साथ दूसरे वेरिएबल में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसकी कितनी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, उसके किस प्रकार के संबंध में परिवर्तन हो रहा है, ये हमारा सहसंबंध है। अब सहसंबंध के प्रकारों के बारे में आपको बताती हूँ। टाइप कौन कौन से हैं ये बताती हूँ आपको। कोरिलेशन के प्रकार। कोरिलेशन को सामान्यतः हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला है हमारा
धनात्मक सहसंबंध या पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। दूसरा है हमारा नेगेटिव कोरिलेशन या ऋणात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध। इसे हम कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। इसके बाद आता है हमारा शून्य सहसंबंध या शून्य सहसंबंध, शून्य सहसंबंध या जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन, ये जीरो कोरिलेशन है। इसके बाद में आता है रेखीय सहसंबंध, रेखीय सहसंबंध, लीनियर कोरिलेशन। और इसके बाद सबसे लास्ट टाइप हमारा आएगा कर्व लीनियर कोरिलेशन। इसको हम कहेंगे वक्र रेखीय सहसंबंध, वक्र रेखीय सहसंबंध या इसे कर्व लीनियर कोरिलेशन। तो ये हमारे सारे कोरिलेशन के टाइप है, 1 2 3, ये 4 और ये 5। ये 5 प्रकार के सहसंबंध सांख्यिकी के अंतर्गत आते हैं। पहला है हमारा धनात्मक सहसंबंध। धनात्मक सहसंबंध क्या होता है? जब एक चर में परिवर्तन होने पर दूसरे चर में भी वही परिवर्तन होता है। जैसे धनात्मक परिवर्तन होता है, एक चर का मान बढ़ेगा तो दूसरे चर का मान भी बढ़ेगा। यदि एक चर के मान में कमी आएगी तो दूसरे चर के मान में भी कमी आएगी। इसका एक एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। मान लीजिए IQ बढ़ रहा है, IQ बढ़ता है तो IQ के साथ साथ अचीवमेंट भी बढ़ता है, तो ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे जैसे व्यक्ति की या बच्चे की प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, उसका स्कोर बढ़ता जाता है। तो एक वेरिएबल में एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, या एक वेरिएबल कम हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी कम हो रहा है। तो ये है हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरा है हमारा नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है कि जब एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरे वेरिएबल में उसमें कमी आएगी, तो ये होता है नकारात्मक या ऋणात्मक कोरिलेशन। एक वेरिएबल अगर कम होता है, अगर उसकी वैल्यू कम होती जाती है तो दूसरा वेरिएबल बढ़ता जाता है, ये हमारा नेगेटिव कोरिलेशन है। एग्जांपल देखिए, जैसे अभी मैंने दिखाया था कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा अचीवमेंट बढ़ेगा। अगर ज्यादा प्रैक्टिस होगी, व्यक्ति की प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो उसकी गलतियां कम होंगी, मिस्टेक्स कम होंगी। तो इन मिस्टेक्स में और प्रैक्टिस में नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर प्रैक्टिस कम होगी तो गलतियां ज्यादा होंगी। एक वेरिएबल कम हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है, ये हमारा है ऋणात्मक सहसंबंध। अगला है शून्य सहसंबंध। शून्य सहसंबंध होता है जब एक चर के परिवर्तन का दूसरे चर पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, तो हम उसे कहते हैं शून्य सहसंबंध। मान लीजिए किसी व्यक्ति के IQ में परिवर्तन हो रहा है, IQ उसका बढ़ रहा है, पर उसके भार, IQ और भार दोनों अलग अलग चीजें। उसका वेट है, IQ अलग चीज है और वेट अलग चीज है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का IQ ज्यादा है तो उसका वेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वेट उसका कम हो या ज्यादा हो, क्योंकि दोनों वेरिएबल अपने आप में स्वतंत्र हैं। भार का IQ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा
और IQ का उसके वेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ये दोनों क्या होंगे, शून्य सहसंबंध। एक चर का प्रभाव दूसरे चर पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। ठीक है, अब तीसरा है रेखीय सहसंबंध। रेखीय सहसंबंध का मतलब क्या है, लीनियर कोरिलेशन का। लीनियर कोरिलेशन में एक सतत परिवर्तन आता है, एक निरंतरता आती है एक परिवर्तन में। जैसे कि एक चर में वृद्धि होती है तो दूसरे चर में भी लगातार वृद्धि होती जाती है। ठीक है, या एक चर में कमी आती है, एक चर का मान कम होना शुरू होता है तो दूसरे चर में भी मान लगातार कम होना शुरू हो जाता है। ये है रेखीय सहसंबंध। ठीक है, जो एक रेखा में निरंतर चलने वाले सहसंबंध है वो हमारे रेखीय सहसंबंध है। ठीक है, अगला जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि किसी व्यक्ति ने रेखीय सहसंबंध का उदाहरण देते हैं। जैसे कि ये आपने प्रैक्टिस का भी दिया था, प्रैक्टिस में भी ये कि किसी कार्य की प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करते जाएंगे आपके अचीवमेंट उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो ये एक प्रकार का रेखीय सहसंबंध है। ठीक है, अगला है वक्र रेखीय सहसंबंध। वक्र रेखीय सहसंबंध में आएगा, इसमें हम एक ये एग्जांपल लेते हैं कि जब वक्र रेखीय सहसंबंध वह सहसंबंध है अब जिसमें हम कभी एक चर की मात्रा का परिवर्तन या उसमें जब कोई चर का मान बढ़ता चला जा रहा है तो पहले तो दूसरे चर पर वही प्रभाव होगा, बढ़ता जाएगा, और आगे चल के वो एक निश्चित समय पर जाके बढ़ता नहीं है, वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा वक्र रेखीय सहसंबंध है। जैसे उम्र के साथ मेमोरी का जो संबंध है, एज और मेमोरी दो हमारे वेरिएबल है। पहले तो एज बढ़ने के साथ क्या होगा, जैसे जैसे एज बढ़ेगी, एज बढ़ने के साथ साथ में मेमोरी भी बढ़ेगी। ठीक है, और एक टाइम पर, निश्चित टाइम पर जाके जब व्यक्ति की उम्र ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, उम्र जैसे जैसे और आगे बढ़ेगी एज, तो उसकी मेमोरी लौटकर कम होने लगती है। तो ये हमारा है वक्र रेखीय सहसंबंध या कर्व लाइनर कोरिलेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपने पांचों सहसंबंध के बारे में पढ़ा कि क्या धनात्मक है, क्या ऋणात्मक है, क्या शून्य सहसंबंध है, रेखीय सहसंबंध क्या है और वक्र रेखीय सहसंबंध क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सहसंबंध का जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, या सहसंबंध गुणांक क्या होता है। देखिए, कोई भी कोरिलेशन है, कोरिलेशन की वैल्यू हमेशा सहसंबंध हमारा -1 से +1 के बीच में होता है। कम से कम कोरिलेशन की वैल्यू -1 होती है और ज्यादा से ज्यादा +1 होती है। जितना भी कोरिलेशन आएगा वो इन दोनों के मान के बीच में होता है। किसी के आधार पर हम ये भी बता सकते हैं कि जब किसी का +1 कोरिलेशन होता है, दो वेरिएबल का रिलेशन आया +1, तो हम उसमें कह सकते हैं कि ये पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है। अगर +1 आएगा तो कैसा कहा जाएगा, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। ठीक है, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध इसे हम कहेंगे, या इसे हम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरा है, जैसे कि जब कोरिलेशन की वैल्यू मैंने क्या बताया था, -1 से +1, तो मैं +1 से लेके बताती हूँ आपको क्या कही जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर +99 से 81.81 प्लस का, इनके बीच में अगर कोरिलेशन आता है तो वो हमारा कौन सा कहलाएगा, उच्च धनात्मक। उच्च धनात्मक कहलाएगा सहसंबंध, या हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, अगर किसी भी दो वेरिएबल की अगर उसमें सहसंबंध का मान 99 से 0.81 के बीच में आता है तो हम उसे उच्च धनात्मक कहते हैं।
ऐसे ही अगर इसका -1 आएगा, -1 होगा तो क्या होगा, इस साइड में ये भी लिख लेते हैं हम। अगर -1 आएगा तो वो क्या होगा, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध हो जाएगा, पूर्ण ऋणात्मक या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इसी प्रकार यहां हम नेगेटिव लेके चलते हैं तो 0.81 से 0.99 ये नेगेटिव पे है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, उच्च ऋणात्मक, अति उच्च, उच्च नहीं से हम अति उच्च कहेंगे, अति उच्च या हाई, हाई नेगेटिव या हाई पॉजिटिव। इसे लिख ही देती हूं मैं, अति उच्च, अति उच्च, ठीक है। और ये अति उच्च क्या हो जाएगा, नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक हो जाएगा। ये अति उच्च या वेरी हाई पॉजिटिव, वेरी हाई नेगेटिव। इसी प्रकार अगर इसकी वैल्यू होती है प्लस में 80 से 0.61 के बीच में, अगर ये आती है तो ये होगा उच्च धनात्मक, उच्च धनात्मक सहसंबंध होगा। और अगर माइनस में यही आती है, माइनस का 0.61 से 80 के बीच में आती है, तो ये उच्च ऋणात्मक सहसंबंध या हाई नेगेटिव कोरिलेशन होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं अगर आती है पॉजिटिव में 0.60 से 0.41 के बीच में, तो ये क्या है, ये सामान्य आ जाएगी, या इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये ये सामान्य एवरेज कोरिलेशन हो जाएगा। और अगर माइनस में यही आता है कि माइनस में 0.41 से 60 तक है, तो ये भी एवरेज नेगेटिव होगा, ठीक है। ये होगा हाई और ये होगा एवरेज नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। अब इससे भी अगर कम होता है, अब हम देखते हैं प्लस का 40 से 0.21 के बीच में अगर कोरिलेशन की वैल्यू हमारी पॉजिटिव में आती है, तो उसे हम कहेंगे इसको लो पॉजिटिव या इसे हम कहेंगे निम्न धनात्मक, ठीक है। इसी प्रकार इसकी वैल्यू यहां आएगी, माइनस में 0.21 से 40 के बीच में आएगी, तो इसे हम कहेंगे निम्न ऋणात्मक या लो नेगेटिव कोरिलेशन। इससे भी अगर कम होता है तो हम देखते हैं प्लस में होगा अगर 20 से 0.01 तक, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये लो से भी बहुत कम है, तो इसे हम कहेंगे नेग्लिजिबल, यानी नगण्य है ये, तो ये हो जाएगा नेग्लिजिबल पॉजिटिव तो नहीं होगा, नेग्लिजिबल कोरिलेशन, क्योंकि इसकी गणना हम किसी में नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही अगर इसमें आएगा माइनस में 0.01 से 20 तक माइनस में आ जाएगा, तो इसे भी हम नेग्लिजिबल ही बोलेंगे, क्योंकि ये नगण्य है, इसकी गणना हम कहीं भी नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद में क्या आता है, अगर इसमें 0 आ जाएगा तो 0 क्या होगा, तो 0 कोरिलेशन हो जाएगा। आपने पढ़ा है कि 0 कोरिलेशन जब एक किसी वेरिएबल का परिवर्तन दूसरे वेरिएबल को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो हम उसमें 0 कोरिलेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये आज आपने पढ़ा कि सहसंबंध होते क्या है, सहसंबंध क्या कहलाता है, किस तरह से सहसंबंध बढ़ता या घटता है, दो वेरिएबल के बीच में सहसंबंध हम किस तरह से देखते हैं, उसकी परिभाषाएं देखी, सहसंबंध कितने प्रकार का होता है आपने ये देखा, और सहसंबंध का मान किसके बीच में होता है, -1 से लेके +1 के बीच में होता है। और अगर इस तरह के मान आते हैं
तो हम सहसंबंध की व्याख्या किस तरह से करते हैं, अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि सहसंबंध की गणना किस प्रकार से की जाती है। कुछ इसके फॉर्मूले होते हैं, विधियां होती हैं कोरिलेशन निकालने की, तो उन विधियों का वर्णन, उन विधियों के द्वारा मैं कोरिलेशन की गणना करना आपको अगले वीडियो में बताऊंगी।